हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि भैया क्लास 10 हिंदी की तैयारी कराइए, ठीक है ना। हिंदी की तैयारी कराइए। और देखिए, मेरे हिसाब से हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जिसमें आप कम तैयारी करके इसमें आसानी से आप 65+ स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैंने पिछले साल पढ़ाया और वो लास्ट टाइम में तैयारी करके 65+ बड़े कम समय में ले आए थे। तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है और आप लोग कुछ ही दिनों में तैयारी करके आसानी से 65+ मार्क्स ला सकते हो। फिलहाल आपके लिए तो अभी पूरे के पूरे 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको हिंदी के 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। ये 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि भैया मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप देखना, जब आप इन प्रश्नों को कर लोगे और इसके बाद में कहीं देखोगे इन प्रश्नों को, या कहीं आपका एग्जाम होगा स्कूल में या फिर कहीं भी टेस्ट वगैरह होगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, इनकी नोट्स बना लेना। हर एक वीडियो की जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अब आपकी लगभग डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें आएंगी। तो मैं जितनी क्लासें देता जाऊँगा उन क्लासों का आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, गद्य पद्य रस छंद अलंकार तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न है, सारे प्रश्नों को बताएंगे एक एक करके। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को एक जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखो। यानी कि यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक लगाना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध कहानीकार हैं, यानी कि जो आपके डॉक्टर नगेंद्र हैं ये एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं क्या, आपको बताना है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन है, कह रहा है कि सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है। तीसरा है कि चिंतामणि जो आप लोगों की ये रचना है, क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है ना। क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, या फिर तीसरा वाला लास्ट ऑप्शन की आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन है, बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोई एक ऑप्शन सही है, इसका एक क्वेश्चन सही है, कौन सा। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सी है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए आगे एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रस मीमांसा की रचनाकार हैं, यानी जो आपकी रचना है रस मीमांसा, इसके रचनाकार कौन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। एक ही ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रस मीमांसा किनकी रचना है, तो देखिए रस मीमांसा आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां पर आपको नाम दिख जाए ना तो इसकी सारी रचनाएं याद कर लेना। देखिए मैं आपसे फिर से बता रहा हूं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप सारी रचनाओं को तैयार कर लो, और हो सके तो इनके जितने भी उपन्यास हैं, इनकी जितनी भी विधाएं हैं और जो भी इनकी रचना है उनकी जो भी विधाएं उनको भी आप तैयार कर लो। इससे ये होगा भैया आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी जो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं है, लहरों का राजहंस नहीं है, फिर स्कंदगुप्त नहीं है। अगर आप इस आंसर को देखोगे ना, इसके आंसर को, तो आपको यही मिल जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये तीनों के तीनों आपस में एक जैसे लग रहे हैं कि एक आपस में एक कतार में जुड़े हुए हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त लग रहा है कि नहीं कि एक ही कतार में तीनों एक ही कतार में जुड़े हुए हैं। तो यहां से जब ये तीनों एक ही कतार में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। बट जो लहरों का राजहंस है ना, ये इनका नाटक नहीं है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन है, नहीं है, तो लहरों का राजहंस नहीं है, और ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इनके नाटक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है,
ठीक है ना। कह रहा है किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है कि कहानी है कि रिपोर्टाज है। तो मेरी यूरोप यात्रा जो है ना, ये एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, ये एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा वृत्त, बट इसको हम लोग यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, यानी शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है, कि हरिशंकर प्रेमी नहीं है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है ना। एक ऑप्शन सही है, कोई कौन सा सही होगा? तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये शुक्ल युग के नहीं कवि हैं, ठीक है ना, ये शुक्ल उत्तर युग के हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप लगभग आपके गद्य के सारे 5 प्रश्न थे। तो अभी आपने जितने भी प्रश्न देखे, मैंने आपको जितने प्रश्न बताए गद्य के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया था, आपको मैंने वो बताया। अब हम लोग देखने वाले हैं पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि परिजन शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आ गया है, ये आप लोगों का व्याकरण से लिया गया है। किससे? व्याकरण से। किससे लिया गया? व्याकरण से लिया गया है। तो व्याकरण का क्वेश्चन है और किसका है? तो ये उपसर्ग से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि परिजन शब्द में उपसर्ग है, यानी कि जो आपका परिजन शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? परि है कि जन है कि पा है कि ना है? देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आपको 2 लगेगा, परि या फिर जन। लेकिन उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगता है, ठीक है ना, कि जो आगे जुड़ता है। यानी आगे क्या जुड़ा है? परि जुड़ा है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका परि हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका राइट हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब है वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और नया शब्द बना लेते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब आपसे प्रत्यय का प्रश्न मैंने ले लिया, तो भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय का मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्द के आखिरी में यानी अंत में जुड़कर कोई नया शब्द बना लेते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है ई यानी बड़ी, आई दे रखा है, आई दे रखा है, आई दे रखा है। अब देखिए इसमें से इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? भलाई में कौन दिख रहा है आपको जो जुड़ेगा? सबसे पहले देखिए इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, यानी बड़ी ई आ रही है, तो भैया बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये बड़ी यहां दिखाई पड़ रही है ना, आई, तो ये इसका राइट हो जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये लगा हुआ है, जब हम लोग भल में आई जोड़ेंगे ना तब जाकर के आपका जो बनेगा भलाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? समास का प्रश्न है, तो बताइए कौन सा इसमें समास होगा? द्वंद्व समास होगा कि कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा कि अव्ययी समास होगा? बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, बताइए। तो देखिए त्रिवेणी का मतलब होता है 3 राहों का समाहार, त्रिवेणी, ठीक है ना। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इसका हो जाएगा द्विग समास। क्या हो जाएगा? द्विग समास। जिन लोगों को समास कंप्लीट पढ़ना है ना, वो कमेंट करेंगे कि भैया समास हमें पढ़ाइए, हम आपके लिए एक वीडियो में समास पढ़ा देंगे, उस वीडियो को देखने के बाद आपका समास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन हम आपके इतने करा देंगे समास से कि आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खीर का तत्सम रूप है। यहां देखिए खीर दे रखा है, ये खीर, ठीक है ना, कह रहा खीर का तत्सम रूप है, क्षीर है, छीज है कि क्षीर है कि खीन है? कह रहा है कि खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? भैया इसका राइट ऑप्शन क्षीर होगा। क्या होगा? क्षीर, समझ गए ना। चलिए इसी तरीके से हम चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, जो कि हमारा है इत्यादि। कह रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? जो आपकी इत्यादि शब्द है इसमें कौन सा संधि है? गुण संधि है कि यज संधि है कि दीर्घ संधि है कि इनमें से कोई नहीं? एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा यहां से इत्यादि में आप लोगों की कौन सी संधि होगी? बताइए कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यण संधि, यानी कि इत्यादि में आपकी यण संधि होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये, तो चलिए फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है? चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये आपका गद्य से प्रश्न आया है, ठीक है ना, किससे? गद्य से लिया गया है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण है कि बिहारी है कि सुमित्रानंदन पंत है या फिर अज्ञे जी हैं? तो निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? तो ध्यान से समझना, इसका राइट ऑप्शन हो जाए तो इसके जो राइट कवि होंगे वो आपके होंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, यानी अज्ञे जी इसके राइट कवि होंगे। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि साकेत के रचनाकार हैं, यानी कि जो आपकी रचना है साकेत, इसके रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भगवत शरण वर्मा है कि इनमें से कोई नहीं है? देखिए एक ऑप्शन तो सही है, इनमें से कोई नहीं तो गलत है। कोई ना कोई तीन में से एक कवि हैं और जो राइट कवि है वो इसके मैथिली शरण गुप्त, यानी जो ये रचना है साकेत ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। जो आपका ये काल है ना वीर गाथा काल, ठीक है ना, इस काल के वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण हैं कि चंद्रबरदाई हैं कि केशव दास हैं कि छत्रसाल हैं? एक ऑप्शन सही है, तो बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फटाक से कमेंट करके बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चंद्रबरदाई इसके राइट कवि हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, गीतावली, दोहावली, यानी इन चार में से कौन सी इसकी रचना नहीं है? प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, गीतावली, कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा प्रेम सरोवर। क्या हो जाएगा? प्रेम सरोवर, ठीक है ना, प्रेम सरोवर, सॉरी प्रेम सरोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा है कि आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक की, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक की, 1936 से 1943 ईस्वी तक होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 1843 से अब तक? बताइए आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो होगी 1843 से लगा करके अब तक, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना आधुनिक काल की समय सीमा, ये 2023 में प्रश्न आया, लेटेस्ट एकदम है, ठीक है ना, लेटेस्ट प्रश्न है, 2023 में पूछा गया, हो सकता है 2024 में भी आ जाए। अगला प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव जायज सी बात है, हास होता है कि हास नामक स्थायी भाव भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके आपका हास्य रस बनाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि रोला छंद, जो आपका रोला छंद होता है इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो जो रोला छंद होता है इसमें आपके टोटल कितने छंद होते हैं? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि रोला छंद में टोटल 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। छंद कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कितने प्रकार के छंद होते हैं, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं भाई। अगला प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन है कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? अब देखिए ये क्वेश्चन अलंकार से पूछा गया। चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास है कि रूपक है कि श्लेष है कि उत्प्रेक्षा है? चरण कमल बंधु हरिराई यानी कि किसी के चरणों की तुलना कमल से की गई है, किसी के चरणों की तुलना कमल से की गई है। अब जब तुलना करने की बात आ जाए तो वहां पर आप लोगों का रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए आगे के 2 रह गए प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। जो आप लोगों का मधु शब्द है इसका पंचमी विभक्ति कौन सा होगा? यानी कि मधु शब्द का अगर आप लोग जब विभक्ति वचन पढ़ रहे होगे तो आपको पंचमी विभक्ति पर फोकस करना है और समझना है कि भैया पंचमी विभक्ति मधु की क्या होगी, कि मधुना होगी कि मधुनी होगी कि मधुनी होगी कि मधुभ्या होगी? तो राइट क्या होगा भाई? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी मधुना इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो कि लास्ट प्रश्न है, और आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत बार रिपीटेड भी हुए हैं, ठीक है ना। जिसका ये लास्ट प्रश्न है, कह रहा कि अपठय धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा है? जो आपकी अपठय धातु है इसका वचन एवं पुरुष कौन सा है? द्विवचन होगा और उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, या फिर ऑप्शन नंबर सी बहुवचन या फिर मध्यम पुरुष, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि एक वचन और पुरुष आपका उत्तम होगा। एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा सही है? तो सबसे पहली बात जो ये आपका अपठय है ना ये आप लोगों का मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में, ठीक है ना। और यहां पर आपको एक ही मध्यम पुरुष दिख रहा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने आप लोगों को
टॉप 20 क्वेश्चन बताए, और ये टॉप जो 20 क्वेश्चन हमने आपको बताया आज की इस वीडियो में, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना एकदम। आज की इस वीडियो में जो हम लोगों को, आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन बताए ना, ये टॉप 20 क्वेश्चन अगर आप इस तरीके की टोटल 10 वीडियो को देख लेते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई, तो मान के चलिए 200 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोगों के एग्जाम में 100% गारंटी है कि भैया 10 में 10 आपका नंबर आ जाएगा। केवल 200 क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, बस 200 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो भैया चैनल के साथ आप जुड़ करके इन 200 क्वेश्चन को फ्री में डेली मॉर्निंग में या फिर डेली शाम को आप देख करके अपने 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट पक्का कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, पसंद आए तो शेयर करना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।